Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27 July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Clarion Clipperton Zone. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Geography and GS Paper 2 International Institutions point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप सी माइनिंग। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि सी के फ्लोर से जब हम लोग इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस एक्टिविटी को कहा जाएगा डीप सी माइनिंग। सी का जो फ्लोर होता है, ओसनिक फ्लोर जो होता है, उसको हम लोग अबाइसल प्लेन भी कहते हैं। अबाइसल प्लेन, तो अबाइसल प्लेन से जब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे अलग अलग तरह के मिलते हैं। अक्सर आप देखोगे कि जो अबाइसल प्लेन होगा वहाँ पे मिनरल्स काफ़ी सारे एक साथ मिलते हैं एक लंप में, और उस तरीके के मिनरल्स को कहा जाता है पॉली मेटालिक नोड्यूल्स। पॉली मतलब अलग अलग तरह के मेटल्स, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल सब एक साथ मिलता है। उसके अलावा सी फ्लोर के ऊपर सल्फाइड भी मिलता है। स्ट्रिप ऑफ कोबाल्ट क्रस्ट भी अलग से मिलते हैं। इन सब को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उनको कहा जाता है डीप सी माइनिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेवरल क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। दोज मिनरल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज, मतलब आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, इन सब के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो सारे मिनरल्स कहे जाते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, ये सब कहे जाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स। और क्रिटिकल मिनरल्स लंप में एक साथ मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉली मेटालिक नोड्यूल्स, जिनको डीप सी माइनिंग के मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब डीप सी माइनिंग से करने के लिए, डीप सी एरिया में माइनिंग करने के लिए क्या नियम है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी समझना होगा। ऐसा तो नहीं कि जिसका जहां मर्जी आया वहां से जाकर के माइनिंग करने लगेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो नियम समझते हैं। डीप सी माइनिंग के क्या नियम है उसको समझने के लिए एक बार हमें फिर से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, UNCLOS के बारे में रिकॉल करना होगा। इसके बारे में भी अक्सर हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी देश का जो कोस्टल एरिया होता है वहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशन के डायरेक्शन में जो रीजन होता है वो उस देश का टेरिटोरियल रीजन कहा जाता है या टेरिटोरियल सी कहा जाता है। तो मान लीजिए कि ये भारत की धरती है, तो भारत की धरती जहां खत्म होती है वहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक जो सी है, वो सी वाला एरिया टेरिटोरियल सी कहा जाएगा। और यहाँ पे भारत का पूरा पूरा अधिकार होगा। हर मामले में दिस रीजन विल बी कंसिडर्ड एज टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। इसके ऊपर का जो एयर या एटमॉस्फेरिक जोन है वो भी भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। उससे और 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक यहाँ पे ये जो रीजन है इसको कहा जाएगा कॉन्टिगुअस जोन, और 12 नॉटिकल माइल्स तक। और 12 से यानी कि 12 से लेकर के 24 नॉटिकल माइल्स तक होगा कॉन्टिगुअस जोन, जो यहाँ इस फिगर में तो नहीं दिखाया गया है, बट कॉन्टिगुअस जोन रीजन तक देश के कस्टम्स ऑफिसर्स वगैरह पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे ये मेंबर कंट्री, ये जो देश है, ये जाकर के ओशन से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज EEZ में की जा सकती है। दो दिस एरिया ऑफिशियली या लीगली डज नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री, बट द कंट्री इज परमिटेड टू ऑफिशियली एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम दिस रीजन। उससे आगे का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है हाई सी, एंड इट बिलोंग्स टू एवरी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब इन कलेक्टिव मैनर। इसीलिए हाई सी वाला एरिया जो है उसको ग्लोबल कॉमन भी कहते हैं, हाई सी। अभी कैसा है कि हाई सी एरिया में अगर आपको सी बेड पे माइनिंग करनी है या डीप सी माइनिंग करनी है हाई सी एरिया में, तो परमिशन लेना होगा
फ्रॉम एन इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. दिस इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ऑल्सो हैज बीन क्रिएटेड अंडर दिस लॉ, UNCLOs ओनली. तो ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एज आई सेड, क्रिएटेड अंडर दिस इंटरनेशनल लॉ UNCLOs. तो UNCLOs इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, जिसकी मदद से ओशनिक रीजन में डिमार्केशन किए गए हैं अलग अलग जोन्स के. एट द सेम टाइम UNCLOs की मदद से एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. और अगर किसी भी मेंबर कंट्री को, जो UNCLOs का सिग्नेटरी कंट्री है, उसको अगर डीप सी माइनिंग करनी है फ्रॉम हाई सी एरिया, तो उसको प्रायर परमिशन लेना होगा फ्रॉम दिस बॉडी जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. इस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के टोटल 168 मेंबर्स हैं. 167 तो मेंबर कंट्रीज हैं. यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट इन दिस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. जैसा कि मैंने आपको कहा, इट गिव्स परमिशन टू कंट्रीज टू एक्सप्लोर मिनरल्स इन इंटरनेशनल सी बेड. तो ये वाला एरिया, ये वाला जो सी है, ये कहा जाएगा हाई सी, और इसके नीचे जो सी बेड है उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल सी बेड. और इंटरनेशनल सी बेड से अगर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा. इसका हेडक्वार्टर है इन किंगस्टन, जमाइका. तो इंटरनेशनल सी बेड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिडिक्शन. द सी फ्लोर दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिडिक्शन, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सी बेड. और वहां से अगर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आपको परमिशन लेना होगा फ्रॉम दिस इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. अब आते हैं करंट न्यूज पे. एक पर्टिकुलर एरिया है नदर्न पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे US के, आप कह सकते हैं अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे ये एक एरिया है जिसका नाम है क्लैरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन, CCZ. ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है इन द वास्ट अबाइसल प्लेन ऑफ नदर्न पैसिफिक ओशन, मैंने आपको बताया पहले ही कि ओशन के फ्लोर को कहा जाता है अबाइसल प्लेन. दिस क्लैरियन क्लिपर्टन जोन इज वेरी रिच इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. यहाँ पे अलग अलग तरह के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं. इट इज लोकेटेड बिटवीन हवाई एंड मेक्सिको, या इधर मेक्सिको हो या इधर हवाईयन आइलैंड्स हो गए. ये न्यूज में क्यों आया क्लैरियन क्लिपर्टन जोन? क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में रिक्वेस्ट डालने का फैसला किया है इन ऑर्डर टू गेट परमिशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स फ्रॉम दिस क्लैरियन क्लिपर्टन जोन. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट oil spill near Philippines. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view and also with respect to GS paper 3 environment point of view. देखिए, ये देखिए, फिलीपींस का कोस्ट, यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है, सी से भी छोटी बॉडी कही जाती है, ओशनिक बॉडी को कहा जाता है बे. तो यह है साउथ चाइना सी ओपन्स इनटू मनीला बे. तो इसी रीजन में कहीं पे एक टैंकर डूब गया. वो टैंकर जो है इट गॉट ट्रैम्पल्ड और गॉट entangled in a टाइफून गैमी. इस टाइफून के बीच में फंस गया ये टैंकर और ये सिंक कर गया. इस टैंकर का नाम था MT टेरा नोवा. इस टैंकर में 1.4 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था. ये टैंकर सिंक कर गया, ऑयल वहां पे लीक हो गया. ऑयल लीक होने के कारण अब इस मनीला बे में धीरे धीरे ऑयल स्पिल हो रहा है, फैल रहा है, जो सीवियरली अफेक्ट कर सकता है इन नेगेटिव मैनर द मरीन लाइफ ऑफ दिस मनीला बे इकोसिस्टम. होता क्या है, जब ऑयल स्पिल होता है, जैसे यहाँ पे टैंकर एक्सीडेंट हुआ तो लीकेज तो हुआ ही होगा कहीं ना कहीं से, तो वहां से अब ऑयल लीक भी होगा, रिलीज भी होगा. ऑयल कैसा होता है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो ये ऊपर के सरफेस पे फैल जाता है पानी के. और जब पानी के ऊपर वाले सरफेस पे फैल जाता है तो फिर जो सनलाइट पानी के अंदर मूव कर सकती है वो अब नहीं कर पाएगी, बिकॉज दिस ऑयल इज
वेरी ओपेक, बहुत मतलब गाढ़ा है, आप देख सकते हैं, थिक है, विस्कस लिक्विड है, बट दैट इज व्हाई इट विल नॉट अलाउ सनलाइट टू मूव इनसाइड दिस वाटर बॉडी। तो जब सनलाइट अंदर जाएगा नहीं, तो फिर इस वाटर के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, जिनको कहा जाता है माइक्रो एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, अब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब वो ग्रो नहीं करेंगे तो उनको खाने वाली जो मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां, वो भी मरने लगेंगी। जब छोटी मछलियां मरेंगी तो बड़ी मछलियां भी मरेंगी, और पूरा पूरा जो फूड चेन है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो ऑयल स्पिल का सबसे बड़ा निगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट यही देखने को मिलता है कि पूरा पूरा फूड चेन किसी भी इकोसिस्टम का डिसरप्ट हो जाता है। और यहाँ मनीला बे में इस एक्सीडेंट के कारण ऑयल स्पिल हो रहा है। दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटलिस्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल स्टॉप, फूड चेन विल गेट डिसरप्टेड। उसके अलावा जो टॉक्सिक एक्सपोजर होगा, क्योंकि ऑयल तो टॉक्सिक ही है फॉर द मरीन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज बर्ड्स, सबके लिए टॉक्सिक है। तो उनके अंदर फिर ये टॉक्सिक कंटेंट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, फिशेस के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर उन फिशेस को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे बॉडी में भी आकर के डिपॉजिट हो सकती हैं। तो through food chain, this bioaccumulation of toxic elements can happen in human body also. That is another concern with respect to oil spills, ऑयल का फैलने का। स्पिल मतलब होता है फैलना। उसके अलावा चूंकि ऑयल जब स्पिल होता है तो जो ऐसे बर्ड्स होते हैं who prefer to be in water as well as on land, ऐसे बर्ड्स के फीदर्स के ऊपर ऑयल कोटिंग होने लगती है धीरे धीरे, एंड दैट मेक्स देम स्टिकी, उनके फीदर्स स्टिकी होने लगते हैं, एंड दैट राइजेस द रिस्क ऑफ ड्राउनिंग। जब फीदर्स स्टिकी हो जाते हैं तो बर्ड्स डूब डूब करके भी मरने लगते हैं। सो ऑल दीज आर कंसर्न्स एसोसिएटेड विथ ऑयल स्पिल इन अ वाटर बॉडी। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। इसकी मुख्य जिम्मेदारी है कि इस तरीके के इन्वायरमेंटल डैमेजेस से वापस से रिजुविनेट किया जाए वाटर बॉडीज को, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज को। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इट वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ कर्बिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू ऑयल स्पिल। ये IMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑल द इंटरनेशनल शिपिंग। तो उस इंटरनेशनल शिपिंग के कारण होने वाले जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं उसको भी कर्ब करने की जिम्मेदारी है IMO की। इसका हेडक्वार्टर है इन लंदन। इसके 175 मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें से भारत भी एक मेंबर है। इनफैक्ट इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर। इंडिया हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 स्टेट्स across the world who has large interest in international seaborne trade। भारत बड़ी इकोनॉमी भी है, तो टॉप 10 देशों में से एक भारत का नाम लिस्ट किया IMO ने, जिसका ह्यूज इंटरेस्ट है इन सी बॉर्न ट्रेड, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड बाय वॉल्यूम जो होता है वो सी के थ्रू ही होता है। तो इंडिया इज अमंग्स टॉप 10 कंट्रीज। IMO का मुख्य काम है मैरीटाइम सेफ्टी प्रमोट करना, ताकि पायरेसी वगैरह ना हो, अटैक्स ना हो बाय पायरेट्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करना, लीगल इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू सी बॉर्न ट्रेड, टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ताकि इंटरनेशनल सी ट्रेड अच्छे से चलता रहे, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। शिपिंग कंपनी जो है या शिपिंग जो इंडस्ट्री है वो एफिशिएंट तरीके से काम करे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करे, ये सब चीजें देखना IMO का काम है। IMO महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दुनिया का ज्यादातर जो ट्रेड है, लगभग 80% तक जो ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड, वो शिपिंग के थ्रू होता है। और उस ट्रेड को रेगुलेट कौन करता है? IMO। उस शिपिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन करता है? IMO। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ IMO। उसके अलावा मैरीटाइम पॉल्यूशन, यानी कि ओशन के अंदर जो पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ शिपिंग होता है ड्यू टू ऑयल स्पिल डिजास्टर या शिप रेक, शिप अगर डूब जाए, टूट जाए, तो उससे भी तो मैरीटाइम पॉल्यूशन होगा। उन सब से डील करने के लिए IMO को जिम्मेदारी दी गई है। तो IMO के अंतर्गत 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन आते हैं, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास, एज वेल एज मार्पोल। तो मैरीटाइम प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ये 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी है IMO की।
तो इस तरीके से आईएमओ मैरीटाइम पॉल्यूशन को डील करता है। उसके अलावा अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखें तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो वर्ल्ड कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पे अडॉप्ट किया है खुद के लिए, टू बी अडॉप्टेड बाय 2030। इसीलिए इनको कभी कभार 2030 एजेंडा भी कहते हैं, बिकॉज इनका टारगेट ईयर है 2030। तो एचडीजी नंबर 14 अगर आप देखें तो ये है लाइफ बिलो वाटर, उसको हेल्दी बनाए रखना है एचडीजी नंबर 14। तो एचडीजी 14 को अटेन करने में मेन रोल किसकी है? आईएमओ के, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। आईएमओ ऑल्सो एम्स एट प्रमोटिंग ब्लू इकोनॉमी, मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेस। इसको इंश्योर कराना भी आईएमओ की जिम्मेदारी है। एचडीजी के ऊपर एपीएससी ने साल 2018 में प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और यूपीएससी ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पिछले साल मेंस में यह प्रश्न पूछा था। मैंने यहाँ हिंट्स दे रखा है, इस हिंट्स की मदद से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनेस्को इंक्लूडेड सरायदेव मोइदम्स इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा, बट फिर भी कुछ एक दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और शायद से मैं ऐड कर पाऊँ विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। अहोम मोइदम्स जो सरायदो डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में लोकेटेड है, इट हैज बीन नाउ गिवन cultural heritage tag under UNESCO heritage list, and this will be collectively India's 43rd entry into UNESCO heritage list, tangible and as well as intangible heritage lists को अगर मिला ली जाए तो inclusion of Sarayda Moidam is India's 43rd entry in यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। जो अभी 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी चल रही है भारत के अंदर न्यू दिल्ली में, उसने ये फैसला किया कि सरायदेव मैदान को एंट्री दी जाए इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये यूनेस्को के वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसका इंक्लूजन हुआ है। तो आसाम से अब टोटल 3 हेरिटेज साइट्स हो गए हैं यूनेस्को के अंदर, काजीरंगा एंड मानस, बट दे आर नेचुरल हेरिटेज साइट। अगर देखा जाए तो आसाम से पहला कल्चरल हेरिटेज साइट यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुआ है अब, वो है सरायदेव मोइदम्स। तो टोटल 3 है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, दैट आर नेचुरल हेरिटेज साइट्स, सरायदेव मोइदम्स cultural heritage site. So that makes Saraydev Maidans the first cultural heritage site to be included in UNESCO's World Heritage List. Overall इसकी एंट्री के बाद भारत का रैंक in number of heritages included by UNESCO in its heritage list has gone up to 43, and that makes India's rank 6th across the world. और ध्यान से देखें सरायदेव मोइदम्स के बारे में तो हमें पता चलेगा, फैक्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इट इज इन सरायदेव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। दीज सरायदेव मोइदम्स वेयर द बरियल ग्राउंड्स ऑफ अहोम किंग एंड क्वीन, इसलिए इसको आप कंपेयर कर सकते हैं विद पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। 13th सेंचुरी में अहोम किंगडम के फाउंडर स्यूकफ उन्होंने यहाँ पे पहला कैपिटल बनाया था सरायदेव में, अहोम कैपिटल, और वहीं पे फिर ये बरियल ग्राउंड्स किंग और क्वींस के लिए बनाए गए। तो these burial grounds are located in the foothills of Patkai ranges, about 600 to 700 years old. There are about 90 moidams. They are vault मतलब एक बड़ा सा बक्से जैसा आप कह सकते हैं, बड़ा सा रूम जैसा, built up of brick stone, और ऊपर से फिर इसको मिट्टी से ढका गया है, अंदर में चेम्बर जैसा रहता है ऐसा, और ऑक्टागोनल शेप का है। बनियान ट्री and trees used for coffins and barks manuscripts were planted and water bodies created along it. आज भी जो अहोम रिचुअल्स है, ताई अहोम रिचुअल्स लाइक मीदम मेफी, जिसमें एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है, तर्पण, आर प्रैक्टिस एट सरायदेव मोइदम्स। अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हेमिस्फेरिकल होता है, ऐसा देखने में लगता है ऊपर से। साइज वैरी करते रहते हैं, अलग अलग मोइदम्स के साइज अलग अलग हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पावर एंड द स्टेटस ऑफ द पर्सन बैरिड। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब में सेम है, सबके अंदर एक वॉल्ट होगा, वॉल्ट मतलब आप कह सकते हैं छोटा सा रूम जैसा, फिर सेंटर में एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जहां पे बॉडी वाज लेड, उसके बाद फिर पूरा वो वॉल्ट को ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है, हेमिस्फेरिकल अर्थेन माउंड,
और फिर चारों तरफ से ऐसे बाउंड्री बनाई जाती है कि वो ऑक्टागोनल शेप पकड़ लेता है, ऐसा कुछ ऑक्टागोनल। तो ये है द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ सरायदोए मोदम्स। नेक्स्ट इज अबाउट पेरिस ओलंपिक्स ऑफ 2024। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पेरिस ओलंपिक्स कल से शुरू हो गए हैं, तो ओलंपिक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर आपको जान लेना चाहिए, इस साल के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स के खेल जो हैं वो एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज में खेले जाते थे इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस। ओलंपिक जो नाम है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हाईएस्ट माउंटेन इन ग्रीस जिसका नाम है माउंट ओलंपिया, वहीं से ये ओलंपिक गेम्स के नाम डिराइव किए गए हैं। जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं इनको खेला जाना शुरू किया गया 1896 में, लेकिन इनके लिए पहली बार मॉडर्न टाइम में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई आईओसी, जिसने मॉडर्न ओलंपिक्स कराना शुरू किया। ये आईओसी का गठन किया गया 23 जून 1894 को। इसी कारण से इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 23 जून को मनाया जाता है। तो 1894 में फ्रांस के एक इंडिविजुअल थे पियरे डे कोरबर्टिन, उन्होंने कोशिश करके मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी बनाई 23 जून 1894 को, और फिर कोबर्टिन के एफर्ट्स के कारण ही पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेला गया 1896 में इन एथेंस ग्रीस। तो मॉडर्न ओलंपिक्स पहली बार खेला गया 1896 में, लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई 23 जून 1894 को। दैट इज वाई 23 जून इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। और इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे को क्रिएट कराने में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है एक फ्रेंच इंडिविजुअल पेरे डी कोरबर्टिन का। अगर आप ओलंपिक्स के सिंबल को देखें, ओलंपिक गेम्स के सिंबल को देखें, तो दिस इज मेड अप ऑफ 5 रिंग्स। ये 5 रिंग आप देख सकती हैं। जो 5 रिंग्स हैं अलग अलग कलर के होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जांपल ब्लू रिप्रेजेंट्स यूरोप, ब्लैक रिप्रेजेंट्स अफ्रीका, रेड इज फॉर अमेरिकन्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, येलो इज फॉर एशिया एंड ग्रीन इज फॉर ओशियाना मीन्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब 3 छोटे छोटे न्यूज हैं ओलंपिक्स को लेकर के। एक तो आप सुन ही चुके हैं कि पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो चुका है कल से। भारत की तरफ से 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे इन 16 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। उसके अलावा ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है आईओसी, इसके किसी भी वक्त 101 मेंबर्स होते हैं। मेंबर कंट्रीज अपने अपने देशों से एक मेंबर चुन करके भेजते हैं। तो भारत की तरफ से नीता अंबानी जी हैं मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। वो पहले भी थी, हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ और वो फिर से इलेक्ट हो गई, तो 10 ईयर कंटिन्यूस। नीता अंबानी यूनानिमसली री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात की जाए तो यही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही ओलंपिक गेम्स करवाते हैं। इसके अंदर टोटल 101 मेंबर है। मेंबर कंट्रीज अपने अपने देशों से मेंबर्स को चुन करके भेजते हैं। भारत की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं नीता अंबानी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो इट इज बेस्ड इन लॉसेन स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सारे खेल कराती है, समर, विंटर एंड यूथ ओलंपिक। तीसरा छोटा न्यूज विद रिस्पेक्ट टू ओलंपिक गेम्स कि अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया हैज बीन बेस्टोर्ड विथ ओलंपिक अवार्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अभिनव बिंद्रा जी को हाल फिलहाल में ओलंपिक अवार्ड मिला है, अ प्रेस्टिजियस अवार्ड विच हैज बीन गिवन बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट इज अबाउट आरोहण स्कीम। छोटा सा स्कीम है, तो याद रखिएगा असम एग्जाम के लिए, एपीएससी के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक तरीके का आप कह लीजिए कि मेंटरशिप स्कीम है, जिसको पहली बार साल 2022 में स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं असम के, उनको एक मेंटर असाइन किया जाएगा। मेंटर किसी भी जगह से हो सकता है, आईआईटी गुवाहाटी, एम्स, गुवाहाटी बायोटेक पार्क। तो एक मेंटर असाइन किया जाएगा स्टूडेंट्स को। अ मेंटर विल गाइड अबाउट 5 स्टूडेंट्स फॉर 4 ईयर्स। हर एक मेंटर के नीचे 4 स्टूडेंट्स होंगे और वो मेंटर जो है इन 4 हर एक मेंटर के अंदर में 5 स्टूडेंट होंगे और मेंटर का काम होगा कि उन स्टूडेंट्स को 4 साल के लिए मेंटरशिप दे। तो मेंटर मेंटी प्रोग्राम है बेसिकली आरोहण स्कीम, जिसमें क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दिया जाएगा
5 स्टूडेंट्स एक मेंटर के नीचे असाइन किए जाते हैं और 4 साल का टर्म होगा जब एक मेंटर इन 5 स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा। कौन कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर आरोहण स्कीम? तो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल्स, आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर आरोहण स्कीम। तो टोटल देयर आर 4,375 such schools. From each school, one student will be selected. The selection of boys and girls will be equal, that is 50-50 under Arohan scheme. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ये सवाल जब यूपीएससी 2020 में आया था उस वक्त के हिसाब से तो आंसर होना चाहिए 1, 3 एंड 4। लेकिन आजकल कैसा है कि एआई रिलेटेड मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एआई बना सकते हैं, मीनिंगफुल सॉन्ग्स भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ यूट्यूब पे देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए आज के टाइम से अगर आंसर देखा जाए तो आंसर शुड बी 1, 2, 3, 4। एआई आज भी वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं करता है, बट बाकी सब कर सकता है, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड्स तो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, तो ट्रेजरी बिल इज फॉर शॉर्ट टर्म, इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत। करेक्ट आंसर वुड बी बी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।